एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौपाल में बैठे थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपने सवाल लेकर आते, क्योंकि मुल्ला की बुद्धिमत्ता और हास्य से हर समस्या का हल मिल जाता था। उस दिन गांव के बड़े जमींदार ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम हमेशा कहते हो कि सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन क्या सचमुच सच्चाई के सहारे सब कुछ जीता जा सकता है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सच हमेशा जीतता है, लेकिन इसके लिए सही समय, स्थान और समझ की जरूरत होती है। जमींदार ने मुल्ला को चुनौती दी, अगर ऐसा है तो तुम सच्चाई का सहारा लेकर इस गांव के राजा के सामने खड़े होकर कहो कि उसके द्वारा लगाए गए कर अन्यायपूर्ण हैं। अगर तुम्हें सजा न हो तो मैं मान जाऊंगा कि सच्चाई सबसे बड़ी चीज है। मुल्ला ने बिना झिझके यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने जमींदार से कहा, ठीक है, मैं कल राजा के दरबार में जाऊंगा और सच्चाई बोलूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं, अगर मैं यह साबित कर दूं कि सच्चाई के सहारे में बिना सजा पाए लौट सकता हूं, तो तुम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीबों को दान करोगे। जमींदार ने हंसते हुए सहमति दी। उसे पूरा यकीन था कि मुल्ला को राजा के दरबार में सजा जरूर मिलेगी। दरबार में मुल्ला की बुद्धिमत्ता। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहले से ही कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए हुए थे। जब मुल्ला की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी डर के कहा, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। राजा ने कुछ चौंकते हुए कहा, पूछो। मुल्ला ने कहा, आपके राज्य में कर निर्धारण का तरीका क्या है? क्या यह सभी के लिए समान और न्यायसंगत है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, हम हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कानून सभी के लिए समान और न्यायसंगत हों। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या यह सही है कि अमीर और गरीब से समान कर लिया जाए, जबकि उनकी आय और संसाधन बिल्कुल अलग हैं? राजा थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर विषय है, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मुल्ला ने कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि गरीब किसान अपनी जमीन का कर देने के लिए अपनी रोटियां बेच रहे हैं, जबकि अमीर जमींदार आसानी से कर भरते हैं और फिर भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। क्या यह न्याय संगत है? राजा को एहसास हुआ कि मुल्ला की बात में दम है, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को छिपाते हुए कहा, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? मुल्ला ने अपनी चतुराई से उत्तर दिया, प्रमाण तो दरबार में बैठे हर व्यक्ति की आंखों के सामने है। गरीब किसान के चेहरे की चिंता और अमीर जमींदार की मुस्कान दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं। राजा का फैसला और मुल्ला की जीत। राजा ने दरबारियों से राय ली और निष्कर्ष निकाला कि मुल्ला की बात सही थी। उन्होंने कर प्रणाली में बदलाव का आदेश दिया, जिससे गरीबों पर कर का बोझ कम हुआ। जब मुल्ला दरबार से बाहर निकले तो जमींदार उनका इंतजार कर रहा था। उसने हार मान ली और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों को दान कर दिया। गांव के लोग मुल्ला की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। मुल्ला ने सभी से कहा, सच्चाई हमेशा बड़ी होती है, लेकिन उसे कहने के लिए सही समय और साहस चाहिए। यदि आप सही इरादे से काम करते हैं तो सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कहानी का संदेश। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को केवल बोलना काफी नहीं है, उसे सही तरीके और समय पर पेश करना भी जरूरी है। साथ ही यह भी बताती है कि बुद्धिमानी और हास्य के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस कहानी में मुल्ला की समझ, उनकी चतुराई और उनकी सच्चाई के प्रति निष्ठा ने न केवल जमींदार को बदला, बल्कि राजा और गांव वालों को भी प्रेरित किया। यही मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों का असली जादू है,
ज्ञान, हास्य और जीवन का सार। कहानी 2। एक दिन की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की गलियों में घूमते हुए एक बाजार पहुंचे। बाजार में हर जगह भीड़ थी। तरह तरह की चीजें बिक रही थीं, मसाले, फल, कपड़े और गहने। लोग खरीदारी में मशगूल थे। उसी समय वहां के अमीर का दूत आया और मुल्ला से बोला, मुल्ला साहब, अमीर आपको तुरंत बुला रहे हैं। मुल्ला ने अपने गधे की लगाम खींची और बोले, अमीर को कहना मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर में मुल्ला अमीर के महल में पहुंचे। अमीर ने उनका स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक विशाल खजाने पर बैठा हूं, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम जानते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमीर साहब, सपनों की बात है तो इसका मतलब तो खुद आपको ही समझना चाहिए। लेकिन यदि आप कहें तो मैं आपके सपने की व्याख्या कर सकता हूं। अमीर ने कहा, ठीक है, तुम इसकी व्याख्या करो। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सपने की व्याख्या। मुल्ला ने सोचा और फिर कहा, अमीर साहब, यह सपना संकेत करता है कि आपके पास जो कुछ भी है वह केवल एक भ्रम है। असली खजाना वह है जिसे आप अपनी मेहनत और सच्चाई से कमाते हैं। यह सपना आपको यह सिखाने आया है कि दूसरों की मदद करना ही असली धन है। अमीर को मुल्ला का जवाब पसंद आया, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, मुल्ला, यह खजाना असल में कहाँ है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अमीर साहब, वह खजाना आपके ही दिल में है। यदि आप इसे समझ लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुल्ला की चतुराई। अमीर ने महसूस किया कि मुल्ला उसकी समस्या का हल नहीं बताना चाहता। उसने मुल्ला से गुस्से में कहा, अगर तुम सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुल्ला ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और कहा, अमीर साहब, मैं आपकी बात समझ गया। चलिए हम आपके खजाने की खोज में निकलते हैं। मुल्ला और अमीर अपने सेवकों के साथ जंगल की ओर चले। रास्ते में मुल्ला ने अमीर से कहा, आपको अपने खजाने तक पहुंचने के लिए अपने सभी सामान का त्याग करना होगा। यह खजाना केवल तब मिलेगा जब आप अपने अभिमान और लालच को छोड़ देंगे। अमीर ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मुल्ला ने अमीर को अपने महल, धन और ताकत को त्यागने का सुझाव दिया। खजाने की खोज का अंत में जब अमीर थक कर बैठ गया, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अमीर साहब, यह खजाना वह है जो आपको शांति देता है। आपने देखा कि कैसे आपने अपने लालच और अभिमान को छोड़ते ही हल्कापन महसूस किया। यही असली खजाना है। अमीर को मुल्ला की बात समझ में आ गई। उसने वादा किया कि वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। कहानी का संदेश। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन हमारे भीतर है। खुशी, शांति और संतोष ही वह खजाना है जिसकी हमें तलाश है। बाहरी वस्तुएं केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन असली सुख दूसरों की मदद करने और अपने दिल की सच्चाई को समझने में है। मुल्ला की हर कहानी में ज्ञान और हास्य का अनोखा मेल होता है, और यह कहानी भी इसका सुंदर उदाहरण है। कहानी 3। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा और मनोरंजन का स्रोत थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां से अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। सरपंच ने कहा, मुल्ला,
अगर तुम इस समस्या का समाधान कर सको तो हम तुम्हें सम्मानित करेंगे। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, समस्या का समाधान तो जरूर होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। जंगल की पहली यात्रा। मुल्ला ने अपनी गधे पर सवार होकर जंगल की ओर यात्रा शुरू की। गांव वाले डर और उत्सुकता से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। जंगल के अंदर जाते ही मुल्ला को लगा जैसे हर पेड़ और पौधा उससे बात कर रहा हो। आवाजें कभी तेज होती, कभी धीमी। अचानक एक ऊंचे पेड़ के नीचे उसे एक अजीब आकृति दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि बेताल था। बेताल ने कहा, कौन है जो मेरे जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? मुल्ला ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और मुझे यहाँ की आवाजों का रहस्य सुलझाना है। बेताल हंस पड़ा। उसने कहा, अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें यहाँ की समस्या का हल बता दूंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें मेरी सजा सहनी पड़ेगी। पहला सवाल। बेताल ने पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला ने बिना समय गवाए जवाब दिया, समय। बेताल ने हैरानी से पूछा, कैसे? मुल्ला ने समझाया, समय ही एक ऐसी चीज है जो खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसे खरीदना संभव नहीं और इसे संभालने वाला व्यक्ति ही सबसे समृद्ध होता है। बेताल ने हामी भरी, ठीक कहा। दूसरा सवाल। बेताल ने दूसरा सवाल पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करे तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए या सजा देनी चाहिए? मुल्ला ने जवाब दिया, यह स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह गलती से ऐसा करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन यदि वह जानबूझकर करता है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना चाहिए। बेताल ने संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। बेताल का रहस्य। तीसरे सवाल के बाद बेताल ने मुल्ला से कहा, तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताता हूं। बेताल ने खुलासा किया कि जंगल में आने वाली आवाजें पेड़ों और पक्षियों की थीं, जो वर्षों से मनुष्यों की उपेक्षा और अज्ञानता के कारण परेशान थीं। बेताल ने कहा, अगर गांव वाले इन पेड़ों की देखभाल करेंगे और जंगल को नष्ट करना बंद करेंगे तो ये आवाजें खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। गांव लौटने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव लौटकर सबको इस रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को समझाया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। गांव वालों ने मिलकर जंगल की सफाई की, पेड़ों की देखभाल शुरू की और वहां के पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित रहने के लिए जगह दी। जल्द ही जंगल से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन की सूझबूझ और चतुराई ने गांव को एक नई सीख दी। सीख। कहानी का संदेश यह है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमें बदले में शांति और समृद्धि देगी। मुल्ला नसीरुद्दीन के चतुराई भरे उत्तर और उनकी सरलता हमें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों को समझने में मदद करते हैं। कहानी 4। एक समय की बात है, फारस के एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी समझदारी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वह गरीब थे, परंतु उनके पास बुद्धि का वह खजाना था जो अमीरों के खजानों से भी अनमोल था। उनकी हाजिर जवाबी और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण ने उन्हें हर वर्ग में लोकप्रिय बना दिया था। सुल्तान का आदेश। एक दिन सुल्तान ने मुल्ला की बुद्धिमानी के बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। मुल्ला ने अपनी पुरानी गधा गाड़ी पर बैठकर सुल्तान के महल की ओर प्रस्थान किया। महल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुल्तान बेहद गुस्से में थे। सुल्तान ने कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। अगर यह सच है तो मेरी 3 चुनौतियों का जवाब दो। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें कैदखाने में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा।
पहली चुनौती, पहेली का उत्तर। सुल्तान ने पहली चुनौती के रूप में एक कठिन पहेली पूछी। उन्होंने कहा, एक ऐसा जीव बताओ जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, यह इंसान है। बचपन में वह हाथ पैर के सहारे चलता है, युवावस्था में अपने पैरों पर खड़ा होता है और बुजुर्गावस्था में छड़ी का सहारा लेता है। सुल्तान ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चुनौती, सबसे मूल्यवान चीज। सुल्तान ने मुल्ला को एक खाली थाली देते हुए कहा, इस थाली को ऐसी सबसे मूल्यवान चीज से भरकर लाओ जिसे हर कोई चाहता है, परंतु जिसे मापा नहीं जा सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए थाली ली और गांव की ओर लौट गए। उन्होंने सभी गांव वालों से मुलाकात की और उनकी मदद मांगी। अगले दिन मुल्ला थाली में कुछ अजीब लाकर सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुए। थाली में कुछ नहीं था, लेकिन उसमें खुशबू फैली हुई थी। सुल्तान ने पूछा, यह क्या है? मुल्ला ने कहा, यह प्यार और खुशियां हैं। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। इसे मापा नहीं जा सकता, परंतु यह हर किसी के जीवन में जरूरी है। सुल्तान मुस्कुराए और बोले, सच में अद्भुत उत्तर। अब तीसरी और अंतिम चुनौती का सामना करो। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ। सुल्तान ने गंभीर होकर कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम झूठ बोले बिना जवाब दे सके तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। सुल्तान ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कि राजा कभी गलती नहीं करता। सुल्तान और दरबारियों ने पहले एक पल के लिए सोचा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। सुल्तान ने कहा, तुमने मेरी सोच को चुनौती दी है, मुल्ला। तुमने यह चुनौती जीत ली है। पुरस्कार और विदाई। सुल्तान ने मुल्ला को सोने के सिक्के और एक नया घोड़ा इनाम में दिया। मुल्ला ने उन सिक्कों का उपयोग गांव में एक स्कूल खोलने के लिए किया, जहां लोग जीवन के पाठ सीख सकें। इस घटना के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और भी प्रसिद्ध हो गई और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। निष्कर्ष, मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, हास्य और सच्चाई से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। कहानी 5। बहुत समय पहले मुल्ला नसीरुद्दीन तुर्की के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह एक सादा जीवन जीते थे और अपने गधे के साथ अक्सर गांव और उसके आसपास के इलाकों में घूमते रहते थे। उनका गधा उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। मुल्ला सरल और सच्चे थे, लेकिन उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी सबसे मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाएगा, उसे इनाम मिलेगा। मुल्ला को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि उन्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। पहली चुनौती। प्रतियोगिता के दिन मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर उत्सव में पहुंचे। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या तुम कुछ नया और रोचक सुनाने आए हो? मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, मेरी कहानियां तो इतनी रोचक हैं कि सुनने वाले खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन मेरी पहली कहानी का शीर्षक है, असली मूर्ख कौन? मुल्ला ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने अपने पड़ोसी से एक बड़ा बर्तन उधार लिया। कुछ दिन बाद जब व्यापारी ने बर्तन लौटाया तो उसने उसके अंदर एक छोटा बर्तन भी रख दिया। पड़ोसी ने आश्चर्य से पूछा, यह छोटा बर्तन कहाँ से आया? व्यापारी ने कहा, तुम्हारे बर्तन ने बच्चा पैदा किया है। पड़ोसी खुशी खुशी मान गया।
कुछ दिनों बाद व्यापारी ने फिर से बर्तन उधार लिया। इस बार व्यापारी बर्तन वापस नहीं लाया। जब पड़ोसी ने पूछा तो व्यापारी ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारा बर्तन मर गया। पड़ोसी चौंका, बर्तन कैसे मर सकता है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बर्तन बच्चे पैदा कर सकता है तो वह मर भी सकता है। अब बताओ, असली मूर्ख कौन था, व्यापारी या पड़ोसी? राजा और दरबारियों ने जोर से ठहाका लगाया। दूसरी चुनौती। मुल्ला की कहानी सुनने के बाद राजा ने उन्हें एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ कि सच्चा सुख क्या है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे अपने महल में एक रात रहने दें। राजा ने सहमति दे दी। रात में मुल्ला ने राजा के रसोई घर में जाकर सबसे स्वादिष्ट भोजन खाया और आराम से सो गए। सुबह उन्होंने राजा से कहा, महाराज, सच्चा सुख वही है जो मैंने कल रात अनुभव किया, भरपेट खाना और चैन की नींद। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने सरल शब्दों में गहरी बात कह दी। गधे की चतुराई। एक और दिन की बात है। मुल्ला के गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो अपने बड़े व्यापार के लिए मशहूर था। उसने मुल्ला का गधा खरीदने की जिद की। मुल्ला ने साफ मना कर दिया, लेकिन व्यापारी ने 10 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। मुल्ला को लगा कि यह सौदा समझदारी का है। व्यापारी ने गधा खरीद लिया, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, गधा जिद्दी हो गया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। व्यापारी ने वापस आकर मुल्ला से शिकायत की। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें गधा बेचा था, उसकी बुद्धि नहीं। अगर तुम्हें उसकी चालाकी चाहिए तो और 10 सिक्के दो। व्यापारी गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसे मुल्ला की बात समझ में आ गई। अंतिम शिक्षा। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां लोगों को सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता हमेशा धन या शक्ति से बड़ी होती है। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को कैसे समझा जाए और जीवन को सरल और खुशहाल कैसे बनाया जाए। कहानी 6। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वे अपनी चतुराई और हास्यपूर्ण अंदाज के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन मुल्ला बाजार में टहलते हुए एक दुकानदार के पास पहुंचे जो सोने चांदी के बर्तन बेच रहा था। मुल्ला की नजर एक चमचमाते सोने के बर्तन पर पड़ी। बर्तन इतना चमकदार और सुंदर था कि मुल्ला ने उसे खरीदने का मन बना लिया। यह बर्तन कितने का है? मुल्ला ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा और अंदाजा लगाया कि मुल्ला के पास इतना पैसा नहीं होगा। उसने हंसते हुए कहा, यह बर्तन बहुत महंगा है, तुम्हारे बस का नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महंगा है तो क्या हुआ, कीमत तो बताओ। दुकानदार ने बर्तन की कीमत दोगुनी बताई। इसकी कीमत 200 सोने की अशर्फिया है। मुल्ला को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। चतुराई का खेल शुरू। मुल्ला ने दुकानदार से कहा, अगर मैं तुम्हें 200 सोने की अशर्फिया नहीं दे सकता तो क्या मैं इसके बदले में एक बढ़िया कहानी सुना सकता हूँ। दुकानदार हंस पड़ा, कहानी? तुम मजाक कर रहे हो मुल्ला। मुल्ला ने शांतिपूर्ण अंदाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी कहानियां इतनी अनमोल हैं कि राजा महाराजा भी उन्हें सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुना सकता हूं जिसे सुनने के बाद यह बर्तन मुझे मुफ्त में दे दोगे। दुकानदार को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि मुल्ला का मजाक सुनने में कोई नुकसान नहीं है। उसने कहा, ठीक है मुल्ला, सुनाओ अपनी कहानी।
अगर मुझे कहानी सच में पसंद आई तो बर्तन तुम्हारा। मुल्ला की अनोखी कहानी। मुल्ला ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के पास सिर्फ एक गाय थी, जो उसका जीवन यापन का सहारा थी। वह हर रोज गाय का दूध निकालता और उसे बाजार में बेचता। लेकिन एक दिन गाय बीमार पड़ गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान बेहद परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर गाय दूध नहीं देगी तो मैं कैसे जीऊंगा। किसान ने गांव के वैद्य के पास जाकर मदद मांगी। वैद्य ने कहा, गाय को ठीक करने के लिए तुम्हें इसे सोने का पानी पिलाना होगा। किसान ने हैरानी से पूछा, सोने का पानी? वह तो बहुत महंगा होगा। वैद्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके बिना गाय ठीक नहीं होगी। मुल्ला कहानी को इतने रोमांचक अंदाज में सुना रहे थे कि दुकानदार पूरी तरह से उसमें खो गया। कहानी का अप्रत्याशित अंत। मुल्ला ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, किसान ने सोचा, अगर मैं गाय को सोने का पानी पिला सकता हूँ तो मैं खुद को भी अमीर बना सकता हूँ। उसने बाजार में जाकर अपना सारा सामान बेच दिया और सोने का पानी खरीद लिया। जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि गाय अचानक ठीक हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने गाय का दूध निकालकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह फिर से अमीर बन गया। दुकानदार ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए और कहा, फिर यह हुआ कि किसान ने तय किया कि अब उसे सोने के पानी की और जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि वह पानी बेचकर और भी अमीर बन सकता है। उसने सोने के पानी को बेचने के लिए तुम्हारे जैसे एक दुकानदार को ढूंढा, जिसने उसे एक चमचमाता सोने का बर्तन मुफ्त में दे दिया। दुकानदार यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो एक बहुत बढ़िया कहानी है मुल्ला। तुम्हारी बुद्धिमानी और व्यंग्य का जवाब नहीं। लो, यह बर्तन तुम्हारा हुआ। सीख और समापन। मुल्ला ने बर्तन लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज की कीमत पैसों से नहीं होती। कभी कभी बुद्धिमानी और मनोरंजन भी अमूल्य हो सकते हैं। दुकानदार ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात सही है मुल्ला। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हास्य के बल पर वह बर्तन प्राप्त कर लिया। गांव के लोग जब इस कहानी के बारे में सुनते तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और मुल्ला की चतुराई की तारीफ करते। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अपनी बुद्धिमानी और हास्य से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमेशा से समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं और यह कहानी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। कहानी 7। नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में एक साधारण सी जिंदगी जीता था। वह एक गरीब व्यापारी था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उसे सभी के बीच एक विशेष स्थान दिला रखा था। वह अक्सर गांव वालों के साथ मजाक करता और हर समस्या का हल हंसी खुशी के साथ ढूंढ लेता था। उसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गई और वह थी नसीरुद्दीन और उसका खोया हुआ घोड़ा। एक दिन नसीरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर गांव से बाहर घास काटने गया। जब वह लौटकर आया तो देखा कि उसका घोड़ा गायब था। वह घोड़े को खोजने निकला, लेकिन बहुत समय तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। थक हारकर वह गांव के मुखिया के पास गया, जो एक समझदार और गंभीर व्यक्ति था। भाग 2 गांव का मुखिया और नसीरुद्दीन की योजना। नसीरुद्दीन, क्या हुआ? मुखिया ने पूछा। मालिक, मेरा घोड़ा गायब हो गया है। अब क्या करूं? नसीरुद्दीन ने दुखी होकर कहा। मुखिया मुस्कराए और बोले, तुम तो हमेशा किसी न किसी उपाय का हल ढूंढते रहते हो। तो क्या तुमने घोड़े को ढूंढने के लिए गांव वालों से मदद नहीं ली?
वहां तो सभी परेशान हैं और मैं चाहता हूं कि मैं खुद ही घोड़े को ढूंढूं। मगर घोड़ा तो किसी के पास दिखता ही नहीं, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया। मुखिया कुछ देर चुप रहे और फिर एक उपाय सुझाया। तुम जो कहते हो वह सच हो सकता है, लेकिन कभी कभी किसी चीज को खोने के बाद उसे वापस पाने का तरीका अलग होता है। तुम यह करो, गांव के हर आदमी को कह दो कि जो तुमसे घोड़ा पाए उसे कुछ इनाम मिलेगा। नसीरुद्दीन ने मुखिया की बात मानी और अगले दिन गांव में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उसका घोड़ा वापस करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। भाग 3 गांव में हलचल। गांव में यह खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुमने नसीरुद्दीन का घोड़ा देखा और क्या वह घोड़ा हमसे छिपा है? एक सप्ताह बीत गया, लेकिन घोड़ा किसी के पास नहीं मिला। नसीरुद्दीन भी आशा खोने लगा था, लेकिन उसने एक योजना बनाई। भाग 4 नसीरुद्दीन की चतुराई। नसीरुद्दीन गांव के हर घर में जाकर यह पूछने लगा, क्या तुमने मेरा घोड़ा देखा? गांव वाले जवाब देते, नहीं, हमें नहीं पता। फिर वह अगले घर में चला जाता और वही सवाल पूछता। एक दिन एक व्यक्ति ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम तो बार बार यह पूछ रहे हो, क्या तुम घोड़ा खोकर दुखी हो? नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, नहीं, मुझे तो खुशी है कि अब गांव में सब लोग मुझे याद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर गांव वाले चौंक गए। नसीरुद्दीन ने जारी रखा, अब मुझे घोड़ा वापस नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि इसने सबको एकजुट कर दिया है और अब सब मुझे पूछते हैं। गांव वालों ने यह देखा कि नसीरुद्दीन का ध्यान केवल घोड़े पर नहीं था, बल्कि वह उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित कर रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग घोड़े की खोज में जुट गए, लेकिन यह बात समझने लगे कि नसीरुद्दीन का असली खजाना उसकी चतुराई है, न कि घोड़ा। भाग 5 घोड़ा मिलना और अंत। एक दिन गांव के एक दूरदर्शी आदमी ने नसीरुद्दीन का घोड़ा देखा और उसे गांव में वापस लाया। लोग खुश हुए और नसीरुद्दीन ने उस आदमी को धन्यवाद कहा, लेकिन फिर भी उसने उसे कोई इनाम नहीं दिया। नसीरुद्दीन, तुम्हें तो कुछ देना चाहिए था, गांव वाले हैरान होकर बोले। नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, इस घोड़े के बिना भी मेरा जीवन बहुत अच्छा था। मैंने इस दौरान जो सीखा है वह अनमोल है, और तुम्हारे साथ बिताए गए समय का मूल्य भी इनाम से कहीं बढ़कर है। गांव वाले हंसी में डूब गए और समझ गए कि नसीरुद्दीन की कहानी में केवल एक घोड़ा ही नहीं, बल्कि जीवन की एक बड़ी सीख भी छिपी हुई थी। समाप्ति। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और सरलता को दर्शाती है। वह किसी समस्या से घबराता नहीं था, बल्कि उसे मजेदार तरीके से हल कर देता था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का हल सबसे सरल होता है और हमें जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेना चाहिए। कहानी 8। नसीरुद्दीन होजा अपने छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हर कोई उन्हें उनके हंसी मजाक, समझदारी और कभी कभी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जानता था। एक दिन गांव के राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया, क्योंकि उसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता थी। होजा, राजा ने बड़े गर्व से कहा, तुम्हारी प्रसिद्धि मेरे तक भी पहुंच चुकी है। मुझे एक समस्या है। पूरे राज्य में लोग मेरे बारे में नकारात्मक बातें कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी कोई योजना बताओ जिससे मेरी इज्जत और सम्मान फिर से बहाल हो। नसीरुद्दीन ने राजा की बात सुनी और कुछ देर सोचा। राजा महोदय, नसीरुद्दीन ने कहा, मैं एक योजना जानता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों का पूरी तरह से पालन करना होगा। राजा ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल होजा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, नसीरुद्दीन ने कहा,
तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। तुम जैसा राजा लोगों के सामने हो, ऐसा मत दिखा। तुम्हें एक नई पहचान बनानी होगी, ऐसा कुछ जो लोग बहुत जल्दी स्वीकार कर लें। राजा चौंक गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी पहचान बदल दूं? उसने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, नसीरुद्दीन मुस्कुराया। तुम्हें लोगों को यह दिखाना होगा कि तुम सिर्फ एक राजा नहीं हो, बल्कि एक साधारण व्यक्ति भी हो जो उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझता है। राजा को यह विचार अजीब लगा, लेकिन नसीरुद्दीन की समझदारी को देखते हुए उसने सोचा कि यह शायद एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, राजा ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? पहली बात, नसीरुद्दीन ने कहा, तुम्हें अपने महल का दरवाजा खोलना होगा। तुम अपने महल से बाहर निकलकर गांव के बीचों बीच चलो। सबको यह दिखाओ कि तुम अब सिर्फ राजा नहीं, बल्कि उनके जैसा एक व्यक्ति हो। राजा ने अपनी सिर हिलाई और अगले दिन नसीरुद्दीन की सलाह पर अमल करने का निश्चय किया। अगले दिन राजा अपने महल से बाहर निकला। उसने अपना दरबार छोड़ दिया और सीधे गांव की सड़कों पर चलने लगा। लोग पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसने अपना भव्य वस्त्र उतार दिया था और साधारण कपड़े पहन रखे थे। लेकिन जल्द ही लोग उसे पहचान गए। यह राजा महोदय हैं, एक व्यक्ति चिल्लाया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने गांव वालों के बीच रहकर उनके साथ समय बिताना चाहता हूं। गांव वाले हैरान थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह आदत हो गई। राजा अब उनका दोस्त बन गया था। वह उनसे बातें करता, उनकी समस्याओं को समझता और अपनी सलाह देता। धीरे धीरे राजा का सम्मान बढ़ने लगा, क्योंकि अब लोग उसे केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। इस बीच नसीरुद्दीन ने राजा को सलाह दी कि वह एक और कदम उठाए। तुम्हें एक बड़ा उत्सव आयोजित करना होगा, नसीरुद्दीन ने कहा। इसमें तुम अपने सभी गांव वालों को आमंत्रित करो और यह दिखाओ कि तुम उनके साथ खुशियां बांटने के लिए तैयार हो। राजा ने यह योजना अपनाई और एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में हर किसी को आमंत्रित किया गया, चाहे वह गरीब हो या अमीर। राजा ने अपने दरबारियों और उच्च अधिकारियों को भी इस उत्सव में भाग लेने के लिए बुलाया, ताकि लोग देख सकें कि राजा सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। जब उत्सव समाप्त हुआ तो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि राजा न केवल एक शक्तिशाली शासक है, बल्कि वह एक सच्चे और समझदार व्यक्ति भी है, जो उनके साथ हंसी और खुशी में भाग लेता है। राजा की यह नई पहचान अब पूरे राज्य में फैल गई थी। राजा ने नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सलाह ने मेरी पहचान बदल दी और मुझे मेरी असली शक्ति का एहसास दिलाया। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, राजा महोदय, असल में तो आपकी शक्ति पहले से थी, बस आपको इसे पहचानने की जरूरत थी। पहचान तो हम सभी की अंदर होती है, बस हमें उसे बाहर लाने की कला सीखनी चाहिए। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में हर व्यक्ति को समान सम्मान देना शुरू किया और उसे राज्य में एक नई दिशा मिली। लोग अब राजा की न केवल शक्ति, बल्कि उसकी समझदारी और संवेदनशीलता की भी सराहना करने लगे थे। नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अपनी असली पहचान और शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपनी स्थिति और नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। हंसी और समझदारी के माध्यम से हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह कहानी नसीरुद्दीन होजा की शैली में लिखी गई है, जिसमें हास्य और शिक्षा दोनों का सम्मिलन है। कहानी 9। एक दिन नसीरुद्दीन शहर के बाजार से गुजर रहे थे। गर्मी बहुत थी और हर तरफ धूल उड़ रही थी।
नसीरुद्दीन ने अपने सिर पर एक पुराना खस्ताहाल टोपी पहन रखा था और हाथ में एक छोटा सा थैला पकड़ा हुआ था। वह कुछ सोचते हुए बाजार में धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में एक दुकानदार ने उन्हें देखा और एक मजाकिया चुटकुला सुनाने की सोची। दुकानदार ने नसीरुद्दीन को आवाज दी और कहा, अरे नसीरुद्दीन, तुम्हारी टोपी तो बहुत पुरानी लग रही है। क्या तुम इसी के साथ शिकार करने जाते हो? नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए दुकानदार की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा, पर तुम्हारा ये सामान तो काफी महंगा लग रहा है। क्या तुम इन चीजों को बाजार में बेचने के बजाय जंगल में शिकार करने का सोचते हो? दुकानदार ने हंसी में कहा, तुम्हें तो बस मजाक करना आता है नसीरुद्दीन। क्या तुम कभी कुछ गंभीरता से सोचते हो? नसीरुद्दीन ने धीरे से कहा, हर किसी को गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं होती, खासकर जब जीवन में इतनी सारी समस्याएं हों। कभी कभी हल्के फुल्के विचार भी जीवन को आसान बना सकते हैं। इस पर दुकानदार थोड़ा चिढ़ गया और बोला, तो फिर तुम मेरे सामान का मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि यह चीजें कितनी महंगी हैं और कितने लोगों को ये जरूरी लगती हैं? नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह टोपी कितनी पुरानी है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि इसकी कीमत कम हो सकती है। कभी कभी सादगी में भी एक खासियत होती है। दुकानदार ने सोचा कि नसीरुद्दीन के पास अपने शब्दों के जवाब हैं, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी दुकान के पास एक बड़ा सा बक्सा खड़ा किया और कहा, अगर तुम इतने होशियार हो तो इसे खोलकर देखो, इसमें तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जरूरी चीजें रखी गई हैं। नसीरुद्दीन ने बक्से की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह बक्सा मुझे देखने के लिए दिया है, लेकिन मुझे क्या यह कहना चाहिए कि तुम्हारे पास भी एक बक्सा हो सकता है जो तुम्हारे दिल और दिमाग से भरा हुआ हो? दुकानदार का चेहरा सफेद हो गया। वह सोच में पड़ गया कि नसीरुद्दीन ने क्या कहा। उसने बिना कुछ बोले बक्से को बंद कर दिया और नसीरुद्दीन से पूछा, तुम सच में इतने समझदार हो तो मुझे बताओ कि एक आदमी को खुद को कैसे खुश रख सकता है? नसीरुद्दीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, खुश रहने के लिए कोई खास चीज नहीं चाहिए, बस खुद से सच्चा होना चाहिए। जो चीजें हमें मिलती हैं वह हमारे लिए हैं, और जो हम नहीं पाते शायद वह हमें और कहीं से मिलेंगी। दुकानदार अब पूरी तरह से चुप था। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहते हो नसीरुद्दीन, तुमसे बात करके मुझे कुछ नया सीखने को मिला। नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए दुकानदार को शुभकामनाएं दीं और धीरे धीरे बाजार में आगे बढ़ गए।